हेलो स्टूडेंट्स, आज सामूहिक सौदेबाजी के संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे। औद्योगिक विवाद होने की स्थिति में जब औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ तो औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए श्रमिक एवं प्रबंधकों के मध्य में एक कलेक्टिव बार्गेनिंग अर्थात एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके अपने समस्याओं का किस प्रकार से निदान किया जाए, उनका किस प्रकार से समाधान किया जाए, इसके लिए परस्पर वे एक दूसरे के सामने प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव ये रखते रहते हैं और अंतिम रूप से किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं। इस स्थिति को सामान्य अर्थों में सामूहिक सौदेबाजी के नाम से जाना गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा का विकास सामूहिक संबंधों के विकास के तृतीय चरण में हुआ था। उत्पादन कार्य को प्रारंभिक स्थिति में फल की प्राप्ति शक्ति के आधार पर की जाती थी, दूसरी स्थिति में सामाजिक विधान के आधार पर और तीसरी स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श एवं समझौते के आधार पर इसकी की जाती थी। और जब पारस्परिक विचार विमर्श एवं समझौते के आधार पर उत्पादन कार्य को संपन्न किया जाने लगा तो यहीं से सामूहिक सौदेबाजी का विकास हुआ, सामूहिक सौदेबाजी का सूत्रपात हुआ। सामूहिक सौदेबाजी बेसिकली दो शब्दों के योग से बना है, एक है सामूहिक और दूसरा है सौदेबाजी। सामूहिक शब्द का अर्थ होता है अनेक वर्ग या व्यक्तियों का समूह, अर्थात उपक्रम के दृष्टिकोण से अपन देखें तो सेवा योजक, मालिक, कर्मचारी, श्रमिक, इनका जो समूह होता है वो सामूहिक सौदेबाजी में सामूहिक के रूप में माना जाता है। और सौदेबाजी का तात्पर्य होता है सेवा योजक और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं या श्रमिक और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके किसी विवाद के प्रकरण पर चर्चा करते हैं, उसकी गहन विवेचना करते हैं और कोई समझौता करते हैं। तो वार्तालाप की जो ये प्रणाली होती है जिसमें किसी समस्या पर बैठना, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष रखना, उसमें उसका चिंतन मनन करना और अंततोगत्वा किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके दोनों पक्षकारों द्वारा उसको स्वीकार करना, जो वार्तालाप की ये जो मेथड है, वार्तालाप का ये जो सिस्टम है, इसको अपने सौदेबाजी के नाम से जाना। विभिन्न विद्वानों, विभिन्न संगठनों ने सामूहिक सौदेबाजी को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, अपने अपने अनुसार उन्होंने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें से अपन जो सबसे पहले जिस परिभाषा की चर्चा करेंगे वो है जो निर्माताओं का जो राष्ट्रीय संघ है, उन्होंने इसको किस प्रकार से कहा है। निर्माताओं के राष्ट्रीय संघ ने ये बताया कि सामूहिक सौदेबाजी एक ऐसी प्रक्रिया है, उसकी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रबंधकों एवं श्रमिकों की एक दूसरे की समस्याओं को आमने सामने रखते हैं, उसमें अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं और उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाए जिससे दोनों पक्षकारों में परस्पर सहयोग, उनकी प्रतिष्ठा और उनका लाभ अधिकतम बना रहे। इस दृष्टिकोण को रख करके जब वो किसी समस्याओं का समाधान करते हैं तो उसको जो निर्माताओं का राष्ट्रीय संघ है उसने सामूहिक सौदेबाजी के नाम से जाना। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री एडविन फिलिप्पो ने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। एडविन फिलिप्पो ने बताया, सामूहिक सौदेबाजी से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत श्रम संगठनों के प्रतिनिधि तथा व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि मिलते हैं तथा एक समझौता या अनुबंध करने का प्रयास करते हैं जो कर्मचारियों एवं सेवा योजकों के संघ के संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करता है। अर्थात एडविन फिलिप्पो ने ये बताया कि यह एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक संगठनों के ऑर्गेनाइजेशंस और जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वो किसी समस्या के लिए एक जगह पर बैठते हैं, मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और कोई भी सेटलमेंट करने का प्रयास करते हैं। ये जो सेटलमेंट किया जाता है वो बेसिकली कर्मचारियों एवं जो निर्माता हैं उनकी प्रकृति, उनकी सेवा शर्तें, उनके रूल्स, इनका निर्धारण करता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत बेसिकली कुछ इसकी प्रकृति को अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं
कि ये दो पक्षकारों के मध्य विवादों को सुलझाने की एक विधि है। अर्थात सामूहिक सौदेबाजी के मध्य में श्रमिक एवं सेवा नियोजक, इन दोनों के मध्य में जब कोई डिस्प्यूट है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसको सोल्व करने की एक टेक्निक है। यह प्रबंध जो है, मूल रूप से जो सेवीवर्गीय प्रबंध है, उसकी एक यह प्रणाली है, उसका एक सिस्टम है। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो औद्योगिक प्रशासन है उसका एक ये प्रारूप है। अर्थात किस प्रकार से आपको अपने उद्योग का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसको चलाना है, उसका अगर कोई समस्या है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना है, उसका ये एक प्रारूप है। इसमें यह श्रम को बेचने के लिए अनुबंध करने का एक साधन है। अर्थात एक श्रमिक किन सेवा शर्तों पर अपना श्रम उपक्रम को उपलब्ध कराएंगे, उसका एक अनुबंध होते हैं। यह समानता व वैधानिक सौदेबाजी का विकल्प के रूप में इसको अपन प्रस्तुत कर सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी में केवल श्रमिक और सेवा नियोजक ही भाग लेते हैं, कोई तीसरा पक्षकार इसमें भाग नहीं लेते हैं, और यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। अर्थात इसमें श्रमिकों एवं सेवा नियोजक दोनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं कि ये सामूहिक है। इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी एक गतिशील प्रक्रिया है। अर्थात सामूहिक सौदेबाजी एक व्यवसाय में निरंतर रूप से चलती रहती है, क्योंकि व्यापार में या संगठन में प्रतिदिन नवीन समस्याएं आती रहती है और उनके समाधान हेतु, उनको सॉल्यूशन हेतु इस प्रोसेस को निरंतर रूप से चलाना पड़ता है। अतः अपन कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, या सदैव चलने वाली, या एक डायनामिक प्रोसेस है, इस रूप से अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार ये औद्योगिक जनतंत्र की भावना को विकसित करती है। सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से कर्मचारियों के मन में ये आता है कि उपक्रम में कोई भी जो निर्णय है, हमारे संबंधित कोई भी जो निर्णय है, उसमें हमको शामिल किया गया। अतः उनके मध्य में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसकी जो फीलिंग्स है वो डेवलप होती है और औद्योगिक प्रजातंत्र की भावना को जागृत होती है। यह स्वयं का एक रूप है जो औद्योगिक संस्थाओं में मूल रूप से पाया जाता है। स्वयं का मतलब होता है कि स्वयं का स्वयं के ऊपर शासन। तो अर्थात ये बताता है कि हर कर्मचारी अपने ऊपर उपक्रम के द्वारा तय नीतियाँ, संगठन के द्वारा, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा तय की गई बातों पर स्थिर रहता है और अपने आप को उनके अनुसार ढालने का प्रयास करता है। ये एक फ्लेक्सिबल प्रक्रिया है। अर्थात इसमें कोई भी जो पक्षकार होता है, चाहे श्रमिक हो चाहे सेवा नियोजक हो, वो दोनों ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें कोई भी आदमी रिजिड नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अपन ये कह सकते हैं कि एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में अपन विभिन्न क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे मांग प्रस्तुत करना, विचार विमर्श करना, समीक्षा करना, प्रतीक प्रस्ताव करना, मोल भाव करना, फुसलाना, धमकाना, अर्थात ये सारी गतिविधियाँ हो सकती है, वो इसमें शामिल हो सकती है। इसी प्रकार से जो सामूहिक सौदेबाजी होती है, उसमें कोई भी बाह्य पक्षकारों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अर्थात जो बाहर के जो पक्षकार होते हैं, वे इसमें किसी प्रकार का भी कोई भाग नहीं ले सकते हैं। जो सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया है, इसके माध्यम से दोनों ही जो पक्षकार होते हैं, श्रमिक एवं प्रबंधक, इनकी दोनों की ही प्रतिष्ठा और लाभ में, प्रतिष्ठा और ख्याति में, दोनों में इनमें इससे वृद्धि होती है। एक तरफ श्रमिकों को इससे लाभ होता है, दूसरी तरफ सेवा नियोजकों को लाभ होता है, क्योंकि इससे उपक्रम जो है वो शांति से रन करता है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं होता है, कोई संघर्ष नहीं होता है। इसलिए इससे दोनों पक्षकारों का सहयोग होता है। और अंतिम रूप से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिकूल हित रखने वाले जो पक्षकार होते हैं, अर्थात श्रमिक ये चाहता है कि मुझे अधिकतम मिले और सेवा नियोजक ये चाहता है कि मैं श्रमिकों को कम से कम दूँ। सेवा नियोजक ये चाहता है कि मैं श्रमिकों की अधिकतम कार्य लूँ। श्रमिक ये चाहता है कि हम उपक्रम में कम से कम काम करें। अर्थात उनका हित परस्पर प्रतिकूल होता है। उन दोनों पक्षकारों के मध्य भी यह कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को एस्टेब्लिश करता है, उनके मध्य भी यह समन्वय को संपन्न करता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने देखा कि सामूहिक सौदेबाजी किसको कहा जाता है, इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसमें इसकी प्रकृति क्या होती है, इन सब बातों का आज अपन ने अध्ययन किया। और कल अपन इस बात पर चर्चा करेंगे कि सामूहिक सौदेबाजी की विषय वस्तु क्या होती है, इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाते हैं, इनमें किस प्रकार से इसको पूरा किया जा सकता है,
और फिर अपन इसके बाद में ये पढ़ेंगे कि सामूहिक सौदेबाजी की क्रिया को, उसकी प्रोसेस को कैसे लागू किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो ये अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स।